बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िया और तबसरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। GHQ का शरीफ प्रोजेक्ट फ्लॉप, ठीक 45 दिन बाद कप्तान की वापसी। 49 सेकंड की वीडियो ने कैसे सबको हिलाकर रख दिया। कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आज की व्लॉग में आपके सामने जो है वो मैं रखूँगा। ये ताना इमरान खान साहब को दिया जाता था कि वो जो है वो 2018 में प्रोजेक्ट इमरान के तहत आए थे, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कुछ हकायक और कुछ अहम चीज़ें जो कि अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। ये वीडियो है और इस वीडियो में ये एतराफ़ हुआ है, और बल्कि इस वीडियो में एतराफ़ नहीं, ये दावा किया गया है और अहम शख्सियत का ये दावा है। कुछ इस हवाले से चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन सबसे पहले एक अच्छी खबर और बड़ी खबर और वो है इमरान खान साहब के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। और वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक यूट्यूब चैनल अपना बनाया था। जब से इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगी है, उनके नाम भी टीवी चैनल्स के ऊपर नहीं चलाया जाता, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत अपना जो राब्ता है वो आवाम से बहाल रखा और वो अपने वीलॉग की शक्ल में अपने जो खिताब वगैरह है वो यूट्यूब चैनल उन्होंने अपना बनाया और उसके ऊपर अपलोड वगैरह वो करते हैं। तो अब इसमें ख़बर ये है कि इमरान खान साहब का जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है और बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की जो खिताब वगैरह या जो वो स्पीच करते हैं आवाम से यूट्यूब के ऊपर अपना वो व्लॉग अपलोड करते हैं, तो उसमें बाकायदा तौर पर जो एड्स हैं वो भी चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अच्छी खबर ये इमरान खान साहब के लिए, ये जो अर्निंग है वो भी इमरान खान साहब अब इस प्लेटफॉर्म से उनकी शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब ये गिले शिकवे करते थे जब वो वज़ीर-ए-आज़म भी थे कि चूँकि उनकी तनख्वाह थोड़ी है तो उनका अपना ख़र्चा भी पूरा नहीं होता। तो बहरहाल ये जो एक इमरान खान साहब ने एक नया तरीका एक अपनाया, इस तरीके के तहत अवाम से भी उनका रब्ता हो जाता है और दूसरा उनकी जो अर्निंग है वो भी स्टार्ट हो गई, जिससे ज़ाहिर सी बात है थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूशन है वो उनका हो जाया करेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन आता हूँ मैं कि प्रोजेक्ट शरीफ जो था, जो कि एक इमरान खान साहब को ये ताना देते थे और सिलेक्टेड का ये ताना दिया करते थे। हालांकि असल सिलेक्टेड कौन है, ये शरीफ असल में ख़ुद ही सिलेक्टेड हैं और इसका एक बड़ा सबूत जो है वो एक वीडियो सामने आई है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहले ये वीडियो सुन लें, फिर उसके बाद मज़ीद डिटेल की जानिब में बढ़ता हूँ। तो ये मज़हर अब्बास साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इनकी जानिब से ये जो दावा है या इन्होंने एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो ये किया है, ये पहले सुने, फिर मज़ीद जो डिटेल्स हैं उसकी जानिब में बढ़ता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट और सबसे मुस्तनद प्रोजेक्ट तो नवाज शरीफ था। जिसको लाहौर जिमखाना में क्रिकेट किट पहने हुए था, क्रिकेट खेल रहा था, वहां से चीफ सेक्रेटरी उठा के जनरल जिलानी के लॉन में ले गया और जनरल जिलानी ने उनसे कहा कि आप क्या करते हैं इत्तेफाक फाउंड्री में। उन्होंने कहा मैं फाइनेंस को डील करता हूं। उन्होंने कहा आज से आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये माइंडसेट है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, जिसने पाकिस्तान में नजरियाती सियासत को खत्म करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेकर आए। तो ये मज़हर अब्बास की जो गुफ्तगू थी, जो उनका क्लिप था, वो आपने सुना कि कैसे नवाज़ शरीफ एक किट पहने हुए थे क्रिकेट की और उन्हें जनरल जिलानी के पास जब ले जाया गया और फिर उसके बाद उनसे जब पूछा गया कि आप क्या करते हैं, तो वो कहते हैं ये इत्तेफाक फाउंड्री जो है उसमें मैं फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट को देखता हूँ। तो उनको जो है वो वज़ारत ख़जाना सौंप दी गई और उसके बाद उन्होंने ये एक किस्म का सबूत है कि जो लोग इमरान खान को सिलेक्टेड कहते थे, तो असल में सिलेक्टेड कौन है और असल में सिलेक्शन किस तरीके से होती है। इमरान खान ने तो 22 साल जदोजहद की और उसके बाद वो हुकूमत में आया और फिर उसकी हुकूमत ख़त्म हुई और इसकी जदोजहद को अब 26-27 साल हो चुके हैं। लेकिन असल में जो सिलेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है, जो कि मज़हर अब्बास साहब जो हैं वो उनकी जानिब से बताया गया है। और ये बड़ा एक जो है वो इंकशाफ भी कहें और एक बड़ा दावा भी है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी जो उन्होंने किया और शरीफ ख़ानदान के हवाले से भी उन्होंने किया। लेकिन फिर ये बाद में फ्लॉप भी हुआ और यही नवाज़ शरीफ जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट के फिर मुखालिफ भी हुए और फिर ये भी इक़्तिदार से अलहदा हुए और फिर 3 मरतबा इनका जो इक़्तिदार था वो इसी तरीके से जो है वो चलता रहा। और अब जो है वो शहबाज शरीफ जो हैं
वो इस वक्त जो एक नया प्रोजेक्ट उसको कह लें या वो वज़ीर-ए-आज़म बन के तो जो मामलात हैं वो आगे देख रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, नवाज़ शरीफ जो हैं इनको अभी तक की जो दुबई की मुलाकातें हैं इसमें मैं आपको बता चुका हूँ नाकामी हुई है और काफ़ी जो मुलाकातें हैं दुबई में इस वक्त की जा रही हैं। और अब नवाज़ शरीफ के हवाले से ये इत्तला सामने आई है कि उनका जो दुबई में रुकना है वो थोड़ा सा मज़ीद कुछ दिन वो रुकेंगे और उसकी रीज़न यही है कि अभी तक की मुलाकातें नाकाम हुई हैं और वो मज़ीद कुछ मुलाकातें आइंदा आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी जो वापसी की राह है वो हमवार हो सके। ख़बर आपके सामने रखता हूँ कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के दुबई में क़याम की मुद्दत में इजाफ़े का इम्कान। ज़राए के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की अभी मुतअद्दिद अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। मुलाकातों में पाकिस्तान के माशी निज़ाम की बेहतरी के लिए सलाह मशवरे हो रहे हैं। ज़राए का कहना है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने दुबई में अपना क़याम मज़ीद एक हफ़्ता बढ़ा दिया है। सफारती ज़राए के मुताबिक दोस्त ममालिक और सरमायाकार पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद हैं। तो खैर ये जंग न्यूज़ की ख़बर है इन्होंने लगाई हुई। तो बहरहाल असल मामला ये है कि इनको नाकामी हुई है और मज़ीद जो मुलाकातें हैं चूँकि दुबई में आसानी से ट्रैवल भी हो सकता है और मुलाकातें भी की जा सकती हैं और इससे जो मीडिया है दुबई में उस तरह से वहाँ पर जो कवरेज है वो नहीं होती, तो मीडिया की नज़र से भी वहाँ पर बच कर ये जो मुलाकातें वो की जा सकती हैं एज़ कम्पेयर टू लंदन। वहाँ पर तो शरीफ ख़ानदान के जो नवाज़ शरीफ का घर है, जो इनकी रिहाइशगाह है जहाँ पर ये रहते हैं, वहाँ पर तो अव्वल तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वही एहतजाज उनका रहता है, फिर इसके अलावा वहाँ पर मीडिया भी रहता है, तो वहाँ जो भी मुलाकातें होती हैं वो मीडिया की नज़र से बच नहीं सकती। तो इस वजह से ये जो मज़ीद इनका क़याम है वो इन्होंने करने का फ़ैसला किया और आइंदा आने वाले दिनों में जो कुछ मज़ीद मुलाकातें हैं वो भी इनकी जानिब से की जानी है। इसके अलावा नाज़रीन, असम्बलियों की तहलील के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है और इलेक्शंस के हवाले से भी, और वो ये है कि असम्बलियाँ तहलील अपने वक्त पर ही होंगी, उसमें डिले नहीं होगा। एक तो उसमें जो टेक्निकल सी रीज़न है, जो ये मामला चल रहे थे कि मज़ीद एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उस वक्त भी आपको ये बताया था मैंने कुछ चीज़ें कि मकसद इनका क्या है और क्यों ये एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो इसमें अब जो टेक्निकल एक रीज़न है, एक ख़बर है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो ये है कि हुकूमत के पास अक्टूबर 2024 तक भी आम इंतखाबात में तोसी का ऑप्शन मौजूद है। ये जो 1 साल की तोसी का ये कह रहे थे होने नहीं जा रही, लेकिन वो ऑप्शन था क्या जिसको ये इस्तेमाल कर सकते थे। तो इस ऑप्शन के मुताबिक वो सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में ही हो सकता है। एमरजेंसी में कौमी असम्बली की मुद्दत 1 साल की तोसी हो जाती है और मौजूदा असम्बली में 1 साल तक जो फ़ाल है वो रहती है। और ये जो एमरजेंसी है ये माशी एमरजेंसी भी कह सकते हैं या किसी और तरह की भी जो एमरजेंसी है वो हो सकती है। ताहम आइन के मुताबिक एमरजेंसी की सूरत हाल में सूबाई असम्बली की मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। और ये वो असल नुक्ता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ करें कि अगर ये 1 साल के लिए तोसी कर देते हैं कौमी असम्बली को, तो उस सूरत में भी सूबाई असम्बलियों की तोसी नहीं हो सकती। तो वहाँ पर फिर जो मसला था वो पड़ना था और वहाँ पर इलेक्शन करवाने होते। ये नहीं था कि वो जाकर 1 साल उसमें भी मज़ीद तोसी हो जाती। खैर अभी भी असम्बलियाँ डिसॉल्व होने के बाद भी निगरान सेटअप तो कायम है, इलेक्शन वहाँ पर नहीं करवाए जा रहे, लेकिन अभी का तो ये एक चीज़ सामने लाई जा रही है ना कि तमाम सूबों में और वफाक में इलेक्शन एक साथ होंगे। तो 1 साल अगर आगे करते हैं तो फिर ये वाला जो डिले का ऑप्शन है, इनका जो टेक्टिस्ट है वो भी फिर काम नहीं आएगी। तो इस वजह से भी जो इलेक्शंस हैं वो आगे नहीं जा रहे। फिर दूसरी तरफ नाज़रीन, शहबाज शरीफ का ये जो बयान है वो भी सामने आया है। कल उन्होंने जो IMF बजट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें शहबाज शरीफ ने ये वाज़े तौर पर ऐलान करते हुए कहा है कि मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। लाहौर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और इसमें उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन का ऐलान और इसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये काम इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक करना है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में अगर अल्लाह ने किसी और को मौका दिया तो मैं भरपूर ताउन करूँगा। अगर तुम और मैं को छोड़कर हम ना बने तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। यानी कि इसमें दबे लफ्ज़ों में इमरान खान को भी उन्होंने मैसेज एक दिया कि मेहरबानी करें, हमसे गुफ्तगू करें और हम तू और मैं की बजाय हम हो जाते हैं। तो बहरहाल ये प्रेस टॉक थी जो उन्होंने की और इसमें ये अहम बयान उनकी जानिब से भी दे दिया गया है। तो ये 2 दलीलें अब सामने आ चुकी हैं कि इलेक्शन डिले नहीं हो रहे। एक तो ये टर्म को मज़ीद 1 साल एक्सटेंड नहीं कर सकते और दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ की जानिब से ख़ुद भी ये ऐलान किया गया है और तीसरी नंबर पर जो है वो कुछ अहम जगहों से भी इनको कह दिया गया कि मज़ीद आगे नहीं मामला जाएगा
और अपने वक्त पर ही इलेक्शन होने ही होने हैं। बस इनके पास एक ऑप्शन ये है कि 2-3 रोज़ पहले असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो 1 महीने का वक्त मज़ीद इनको मिल जाएगा, यानी कि उस सूरत में जो इलेक्शंस हैं वो 90 दिन के अंदर होंगे, बजाय इसके कि जो असम्बलियाँ अगर अपने टर्म पूरी करती है और उसके बाद 60 दिन होते हैं तो वो वाला जो 1 महीना है वो इनको सिर्फ मिल सकता है। आगे चलकर इलेक्शंस की तैयारियों के हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने मैं रखता चलूँ। तो मामला इस तरीके से है कि इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से इंतखाबी निशान अलाट करने के लिए दरखास्तें तलब कर ली हैं। सियासी जमातें आइंदा आम इंतखाबात में शिरकत करने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें जमा कराएंगी। अच्छा, ये प्रोसीजर इस तरह से होता है कि यूँ तो सबको मालूम है कि बल्ला PTI का ही निशान है, लेकिन उसके लिए भी इलेक्शन से पहले जो दरखास्त है वो देना पड़ती है और इलेक्शन कमीशन ने ये इंतखाबी निशान के लिए जो दरखास्तें वो सियासी जमातों से मांग ली हैं। सियासी जमातें पार्टी सरबराह के दस्तखत के साथ 19 जुलाई तक दरखास्तें जमा कराएं। दरखास्तें वसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों की अहलियत का फैसला करेगा। सिर्फ दरखास्त जमा कराने वाली सियासी जमात आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगी। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है और ये बाकायदा तौर पर लिख भी दिया गया है और पार्टी का सरबराह अपने दस्तखत करेगा और दस्तखत करने के बाद 19 जुलाई की तारीख है और ये दरखास्तें जमा करवा देगा और फिर उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो शुरू होगा और फिर जो इंतखाबी निशान वगैरह हैं वो अलाट किए जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो जो तंजीमें 9 इमरान खान साहब कर रहे थे वो उनकी जारी है और इस वक्त भी जो कराची डिवीज़न की तंजीम है वो इमरान खान साहब की जानिब से या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से तहलील कर दी गई है। PTI सिंध ने कराची डिवीज़न की तंजीम तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसकी रीज़न भी आपके सामने रख दूँ। रीज़न ये है कि कराची मेयर के जो इंतखाबात हुए हैं उसमें जो 31 लोगों के ख़िलाफ़ PTI ने भी कार्रवाई करते हुए उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी है और अब उनको डी नोटिफाई करने के लिए अदालत में जाया जाएगा और मामला आगे चलाया जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है 31 लोग अगर फ़ारग किए हैं PTI ने तो फिर उसके बाद जो तंजीमी ढांचे है उसके भी बहुत सारे लोग होंगे, तो इस वजह से वहाँ पर फिर नई तंजीम साजी होनी है। तो कराची डिवीज़न की जो तंजीम है वो सारी तहलील कर दी गई है और यूँ तहलील होने के बाद नई जो तंजीम है वो बनाई जाएगी और जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नए तंजीमी सेटअप का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। ये भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कह दिया गया है। इसी दौरान नाज़रीन एक और मामला सामने आया है और वो मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक सूबाई वज़ीर समेत 4 रहनुमाओं ने खुद ही गिरफ्तारी दे दी है। वैसे भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं बहुत सारे रूपोश हैं, उनको पुलिस की तलाश भी है और लेकिन जैसा किसी का पता चलता है तो फौरी तौर पर गिरफ्तारी के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है हमारी जो पुलिस है। तो ये जो 4 लोग थे इन्होंने ख़ुद गिरफ्तारी दे दी है। ये कौन कौन से लोग थे ये भी मैं आपको बताता चलूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ KPK के साबिक सूबाई वज़ीर समेत 4 मकामी रहनुमाओं ने कारकुनान ने लीवीज़ के दरमियान नाखुशगवार वाक़या रोकने के लिए रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सवात के इलाके बटखेला में PTI के साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान एक प्रोग्राम में पहुँचे जहाँ मकामी ओहदेदारान और पार्टी के जो रहनुमा थे वो भी मौजूद थे और वहाँ की जो पुलिस थी जब उसको ये इत्तला मिली तो वो पुलिस फौरी तौर पर PTI के इन रहनुमा को गिरफ़्तार करने के लिए वहाँ पर पहुँच गई। भारी नफरी थी पुलिस की, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए, इस बेस के ऊपर इन्होंने अपनी जो गिरफ़्तारी है वो दे दी है। फिर दूसरी जानिब एक और इसमें डेवलपमेंट एक ये भी सामने आई है कि पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल शकूर और जस्टिस सईद अरशद अली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने PTI रहनुमा आज़म स्वाति और मुराद सईद की मुमकिना गिरफ़्तारी, ये दोनों इस वक्त रूपोश हैं और दरखास्तें इन्होंने अपनी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दायर की हुई हैं। तो इसके ऊपर मुमकिना गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ KP हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है, यानी कि गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ ज़मानत में कह गया गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है, तो उसमें KP हुकूमत को नोटिस जारी हुए हैं। तो ये गिरफ़्तारी के हवाले से कुछ इतलात थी। आखिर में नाज़रीन परवेज़ खट्टक के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके सामने रखता चलूँ, क्योंकि परवेज़ खट्टक के हवाले से ये इतलात सामने आ रही थी कि वो कोई PTI में बड़ा ग्रुप अपना बना रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, लेकिन इसमें उनको नाकामी हो रही है और उसकी वजह यही है कि KP से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग नहीं टूट रहे और परवेज़ खट्टक साहब जो हैं वो भी PTI से अभी तक अलहदा या ग्रुप के साथ अलहदा नहीं इस वजह से हो पा रहे कि उनको भी अपना जो ग्रुप है वो बनाने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि अगर वो अपना ग्रुप बनाकर निकलते हैं
तो उनकी अपनी सीट भी केपी में मुश्किल में पड़ जाएगी। उन्होंने खुद एतराफ़ किया है उनकी जो सीट है नौशहरा के हवाले से। तो इस सारे मामलात के ऊपर परवेज़ खटक साहब को पार्टी ने जो नोटिस था वो जारी किया, और नोटिस में यह था कि आप इस तरह से ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो इस नोटिस के ऊपर उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं हूँ, जो मुझे शो का जो नोटिस है वो पार्टी ने दिया है, और ये जो शिकवा है वो उनकी जानिब से किया गया है। और उन्होंने ये मज़ीद कहा है कि मैंने हमेशा अवामी सियासत की है, सूबे की अपनी रवायात है, सियासत में हम दुश्मनी नहीं करते। तो बहरहाल ये उनका एक शिकवा तो था, लेकिन जाहिर सी बात है इस तरह की जो अगर आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको जो नोटिस है वो तो मिलना ही है। राय का सर कीजिएगा। आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।